कोलकाता डॉक्टर हॉरर केस कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि देश भर के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल इंटर्न्स ने सरकार को नोटिस पर डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया और वो भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैटर को देखेंगे। फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मनी रखने वाले मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल के फैंस ने अपनी आपसी रंजिश भुलाकर कोलकाता के डॉक्टर दी के लिए जस्टिस की गुहार लगाई। उधर सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी ममता बनर्जी सरकार पे लोगों का गुस्सा थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोलकाता डॉक्टर केस में एक डीपर कंस्पिरेसी है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में पिछले एपिसोड में बताया था। ममता बनर्जी को कोलकाता हॉरर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहां तक कि आशा देवी, निर्भया की मां ने बयान दिया कि ममता बनर्जी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ड्राइंग रूम से लेकर सड़कों तक, सोशल मीडिया से लेकर अखबार की सुर्खियों तक लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी के प्रति गुस्सा लोगों का जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आरजी कौर हॉस्पिटल में बना, जिस तरीके की दादागिरी प्रिंसिपल संदीप घोष कर रहे थे, जिस तरीके से मैटर को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई, वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना संभव ही नहीं था। और आज के देशभक्त के पार्ट 3 एपिसोड में हम यही पॉलिटिक्स ऑफ रेप पर फोकस करना चाहेंगे। और कोलकाता ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में हेडलाइंस को सैंपल कर लो। झारखंड, मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, हर दिन, हर स्टेट, हर घंटे ऐसे कांड हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर खुले रूप से वार हो रहा है। हमारा आउटरीच खत्म हो जाएगा, लेकिन इन राक्षसों का हवस नहीं। हम भी भोले हैं, 2 दिन के लिए आंख बबूला हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशंस के तरफ बढ़ेंगे नहीं। बैन अल्कोहल की मांग होगी, ऑल मेन रेप का ट्रेंड चलेगा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में हम फंस जाएंगे, लेकिन यह भूल जाएंगे कि देश की महिलाओं की असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है हमारे नेता टाइप लोग। या तो ये खुद एक्सप्लॉयटेशन में बिजी रहेंगे, या तो इनकी पार्टी, इनकी नीतियां बहुत बलात्कारी फ्रेंडली होंगी। अगर नेतागण वुमेन सेफ्टी को सच में बढ़ावा देते, उसके बारे में सोचते, तो आज हम इस दलदल में नहीं फंसे होते। फैक्ट तो यही है कि 2024 के संसद में 46% एमपीज पर क्रिमिनल केसेस हैं। 170 ऐसे माननीय सांसद हैं जिन पर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के केसेस दर्ज हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, टीडीपी सब शामिल है। हमाम में आप समझ ही गए होंगे क्या है। इन्हें चुनते भी तो हम ही हैं, और फिर आशा करते हैं कि देश की महिलाओं की हालत सुधर जाएगी। अरे कैसे? एक महिला चीफ मिनिस्टर महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित रखेगी, यह गलतफहमी भी ममता बनर्जी ने पिछले दशक में अच्छे से दूर कर दिया है। पार्क स्ट्रीट रेप केस एक फैब्रिकेटेड इंसिडेंट था, हंसखली रेप एक अफेयर था, कामधुनी कांड के खिलाफ आवाज उठाने वाले सीपीआईएम प्रोटेस्टर्स हैं, ममता बनर्जी पर सवाल उठाने वाले माओइस्ट्स हैं, और सौंदेश खाली का जो घटना हुआ वो उनके सरकार को गिराने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। कुछ भी हो जाए, गलती किसी की हो, टीएमसी की नहीं हो सकती है, ममता बनर्जी की नहीं हो सकती है, दुनिया पूरी गलत बिल्कुल है। इसी रवैये के चलते आज ममता बनर्जी को इतने गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने कोलकाता हॉरर की निंदा की, राहुल गांधी ने इंसाफ मांगा डॉक्टर दी के लिए, लेकिन उसी कांग्रेस का ही ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है विमेन सेफ्टी के मामले में। कथुआ रेप अक्यूज के सपोर्ट में रैली निकालने वाले चौधरी लाल सिंह, जिन्हें बीजेपी पार्टी ने भी निकाल दिया, उसे 6 साल बाद कांग्रेस ने अपना लिया। कांग्रेस के कई एमएलए हैं जिन पर रेप और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अगर एमएलए खुद कुछ नहीं करता है तो उनके सुपुत्र अपने पिताजी और पार्टी का नाम ऊंचा कर रहे होते हैं। कभी कभी एक्शन लेना भी पड़ता है जब मैटर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, जैसे करम मोरवाल, जिन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक्सपेल कर दिया गया जब उन पर सीरियस रेप चार्जेस लगे, लेकिन तब भी एक्स चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है देखिए पार्टी के लिए। विमेन सेफ्टी और समाजवादी पार्टी का तो वही रिश्ता है जो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स और सभ्य भाषा का होता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी लीडर नवाब सिंह को अरेस्ट किया गया अटेम्प्ट टू रेप ऑफ अ माइनर के चार्ज पर। नवाब सिंह को डिंपल यादव का एक क्लोज एसोसिएट माना जाता था, अब सपा उनसे ही दूर भाग रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी कटाक्ष मारा, कहा कि समाजवादी पार्टी लीडर्स की जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर बलात्कारी और क्रिमिनल को निर्दोष साबित कर दो।
आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक स्पीच में लोगों को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो देश भर में विमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति विधान एक्ट, 33% रिजर्वेशन के लिए लोकसभा में। बीजेपी को भली भांति मालूम है कि विमेन सेफ्टी एक इमोटिव इशू है। निर्भया कांड के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया। लोगों का गुस्सा दीक्षित पर ऐसा टूटा कि कांग्रेस का दिल्ली में सूपड़ा साफ हो गया। क्या बंगाल में भी अब वैसा ही होगा? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ममता बनर्जी ने विमेन सिक्योरिटी पर खास ध्यान नहीं रखा। अब ताबड़तोड़ मेजर्स लिए जा रहे हैं इतना कुछ आउटरेज होने के बाद। यह भी सच है कि टीएमसी में एंटी सोशल एलिमेंट्स ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। ठीक है, संदेश खाली को पॉलिटिक्स के लिए भूना गया, लेकिन शेख शाहजहां जैसे लीडर भी तो पार्टी में ही बड़े पले हैं। कोलकाता हॉरर में भी प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की इतनी कोशिश की गई। अगर इतनी कोशिश ना होती तो शायद बैकलैश कुछ कम होता। लेकिन क्या बीजेपी विमेन सिक्योरिटी पर हाई मॉरल ग्राउंड ले सकती है? प्रज्वल रेवन्ना का कांड हुए 3 महीने हो चुके हैं। कौन सा उसे फांसी मिल गया है या केस फास्ट ट्रैक हो गया? क्या जेडीएस लीडरशिप, क्या मोदी, क्या बीजेपी लीडरशिप को पता नहीं था कि जब स्टेज शेयर कर रहे थे तो एक भक्षक उनके बीच में था? और अगर पता होता भी तो कौन सा फर्क पड़ता? ब्रिजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग और रेसलर्स को अपनी जागीर समझने वाला इंसान, सिंह को इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ खास खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। कथुआ हो या हाथरस, पार्टी के लीडर हमेशा अक्यूज के पक्ष में ही नजर आते हैं और कभी कभी तो पार्टी के लीडर खुद ही पूरा कांड कर देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पहले गैंगरेप में शामिल, फिर विक्टिम की पूरी फैमिली को साफ करने का प्लान। उससे भी ज्यादा घटिया रवैया रहा है बीजेपी का जब बिल्किस बानो केस में कन्विक्टेड रेपिस्ट को रिहा करवा दिया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल भेजा। उधर राम रहीम, कन्विक्टेड रेपिस्ट, आजकल जेल कभी कभार जाते हैं, फरलॉन्ग पर बाहर ज्यादा रहते हैं। मेक इन इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन रेप इन इंडिया के लिए सरकार अच्छा प्रबंध कर रही है। आज हमें 2024 में लगता है कि कोलकाता हॉरर के बाद, इतने बड़े आउटरीच के बाद चीजें बदलेंगी। लेकिन 2011 के बाद, निर्भया कांड के बाद, जब लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकला था, तब भी लगा था कि चीजें बदलेंगी। लेकिन क्या नारी सुरक्षा पिछले 10-15 सालों में बढ़ी है या घटी है? देशभक्त पर हमने कई बार स्कॉ यूनिट के बारे में बात की है। सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन यूनिट, एक ऐसा टास्क फोर्स जो सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन को हैंडल करेगा इन अ डेडिकेटेड मैनर। सबसे बड़े, सबसे घिनौने अपराधों को अपने तरीके से रैपिडली सॉल्व करेगा और कन्विक्शन तक ले जाएगा। देश पर एक एग्जाम्पल सेट करेगा, एक मैसेज देगा कि अब सरकार सीरियस है इस मामले को लेकर। इस यूनिट के पास टेक्निकल, लीगल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी। बाय द वे, ये आइडिया कुछ नया नहीं है। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने इन्वेस्टिगेटिव यूनिट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, IUCAW, सेटअप करने का प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। 150 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा हैं, ये यूनिट बैठाए जाएंगे टू डील विद रेप, डाउरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। करीबन 10 साल हो चुके हैं इस प्रस्ताव के। इस इन्वेस्टिगेटिव यूनिट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को कितने स्टेट्स ने अपनाया? कितने स्टेट्स ने इसे सीरियसली लिया? अगर लिया होता तो शायद हर दूसरे दिन एक घिनौना केस रिपोर्ट नहीं करना होता। 2017 उन्नाव रेप केस, 2018 कथुआ रेप केस, 2019 हैदराबाद रेप एंड मर्डर केस, 2020 हाथरस गैंग रेप केस, 2022 अंकिता भंडारी केस, 2023 IIT BHU गैंग रेप केस, 2024 मणिपुर सेक्सुअल असॉल्ट केस। कांग्रेस की 2014 में बुरी हार के पीछे वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में कोई सुधार हुआ? उसके बाद 2012 में देश भर में 25,000 रेप केसेस रिपोर्ट की गई। 10 साल बाद वो आंकड़ा 30,000 के आसपास है। उसके ऊपर केस रिपोर्ट हो भी गया, केस आपने कोर्ट में लड़ भी लिया, तो कन्विक्शन रेट 30% तक नहीं है। एज पर NCRB डेटा, मर्डर, किडनैपिंग, राइटिंग में बेटर चांसेस हैं कन्विक्शन के। अगर किसी भी पार्टी ने, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या लेफ्ट हो या राइट हो, देश भर में विमेन सेफ्टी के लिए कोई मुहिम चलाई होती तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। इतने रेप फ्रेंडली लॉज हैं, इतने रेप फ्रेंडली पार्टीज हैं, तभी हालात इतने खराब हैं। और जब मुहिम चली भी तो उसे कॉमेडी शो बनाकर रख दिया। पार्लियामेंट कमेटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 446 करोड़ रुपीस खर्च किए गए। उसमें से 80% मीडिया एड्स पर स्पेंड किए गए। क्या गजब की फकीरी है। निर्भया कांड के बाद कांग्रेस और शीला दीक्षित को तो भारी कीमत चुकानी पड़ी।
हो सकता है कोलकाता हॉरर के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी को भी वो कीमत चुकानी पड़े, लेकिन सवाल तब भी रहेगा कि क्या डॉक्टर्स की, महिलाओं की हालत सुधरेगी या पॉलिटिक्स के दांव पेच के बाद, वोट शेयर ट्रांसफर के बाद सारा मामला शांत हो जाएगा। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी तो चलती रहेगी, बलात्कारी फिर से सांसद बन जाएंगे। अगर इतिहास देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा देखें, अगर इलेक्शन स्ट्रेटजी देखें तो वैसा ही होगा। तो इस मामले में जब अपना आक्रोश आप दिखाएं तो याद रखिए कि आपको सॉल्यूशंस की मांग करनी है। नेता टाइप लोगों से पूछना है कि अब ऐसा क्या करोगे कि यह कांड रुके। पूरे देश में महिला सुरक्षा के लिए इलेक्शन मुद्दा से आगे बढ़कर नेता टाइप लोगों ने क्या किया है, और कैसे हम नारी सुरक्षा का मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से आगे ले जा सकते हैं और इस प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं। क्योंकि अभी तो नो डाउट लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा उस पर चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि सिर्फ बंगाल नहीं, देश भर में एक बदलाव कैसे लाया जा सकता है। और जब तक नेता पार्टीज बलात्कारी फ्रेंडली रहेंगी, जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाएंगी, तब तक यह सेफ्टी पॉसिबल ही नहीं है।